देखो जरा, आज कहाँ पे थे? अब शुरू हो रही है अगली एक्सरसाइज, बर्थडे गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं ये क्या होती है। अभी तक हमने 3 विधियाँ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या आई? प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद क्या आई? विलोपन विधि। उसके बाद क्या आई? बोलो, अब ये क्या आने है? बज गुणनखंड विधि आनी। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझते हैं जरा। इसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस बताया गया था, देखो जरा क्या होता है। जैसे पिछले क्वेश्चनों में 2 समीकरण वगैरह दी रहती थी इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्म में 2 समीकरणें आपको दी रहेंगी जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में दिया रहता था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको लगाने की ट्रिक। इसको लगाने की ट्रिक का क्या है, इसमें मेथड बताया था, मेथड। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप करो तो हो जाएगा। जैसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर बराबर को कोई संख्या रखी हो तो उसको हम इधर ले आएंगे, तो वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन इधर हमें लाना है। बराबर तो इधर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बस हर केस में 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब हम x के अपॉन लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ जो x वाले हैं इनको बंद कर दो। x वाला अगर हम छिपाएंगे, बताओ y वाला दिखेगा, c1 दिखेगा, c2 दिखेगा। तो अगर हम इसको छिपा रहे हैं तो इस तरफ पहले क्या आएगा? b1 b2, तो यहाँ लगा देंगे b1 b2। ठीक है, इसके बाद जब इसको छिपा रहे हैं तो यहाँ बचा c1 c2, तो यहाँ लिख देंगे c1 c2। फिर लगाएंगे बराबर ऐसे करके, फिर लिखेंगे y का मान, तो y हम लिखेंगे बटे, अब y को छिपा लेंगे तो इस तरफ क्या बचा? a1 a2, यहाँ लिखेंगे a1 a2। अब y को अगर छिपाया है तो इधर बचा c1 c2, तो यहाँ लिख देंगे c1 c2। इसके बाद ये 1 बटे लिखेंगे, ये अचर पद का होता है, ये x का, ये y का, ये अचर पद का। तो अगर हम अचर पद का लेंगे तो अचर पद को छुपा लेंगे। जैसे छुपाएंगे यहाँ पर मेरे पास आएगा a1/a2, मतलब a1 और a2, इधर आएगा b1 b2। इस फॉर्म में हम लोग समीकरण बना लेंगे। ठीक है, जो भी समीकरण मेरे पास आएगी उसको इस फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाया गया है? पहले x को छुपाया गया है, फिर y को, फिर अचर पद को। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद तीसरी गुणा होती है। इसकी गुणा इसमें कराओ, b1 c2, और बीच में चिन्ह कैसे लगेगा? माइनस का b2 c1, फिर x बटे आ जाएगा आपका पूरा। फिर ऐसे ही y बटे करना पड़ेगा आपको, तो a1 c2, फिर माइनस बीच में आएगा a2 c1। यहाँ भी सेम काम करना, a1 b2 माइनस का a2 b1। ध्यान रहे अगर आप गुणा कराएंगे तो पहले इसकी गुणा इसमें कराना, इसकी पहले इसमें ना करा देना, वरना माइनस का अंतर आने लगेगा। ठीक है, इसकी पहले इसमें गुणा कराएंगे। अब देखो जब तक हम सवाल नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम सवाल इसका जो बताते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ कहा गया है, जैसे आप में पिछली बार था ना कि दिया गया था कि कोई हल नहीं है, इस फॉर्म में करके दिया गया था, है ना, संपाती है। ऐसे 3 फॉर्म यहाँ पर भी बनते हैं। वो 3 फॉर्म को इसमें देखिए जरा, पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा। जो पहला पॉइंट आपका है वो है जहां पर आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर तीसरा चेक ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं जब तीसरा चेक करेंगे। ठीक है, अभी अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तीसरा चेक नहीं करना है, सिर्फ इसी पे दे देना है। क्या लिखेंगे? अगर ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, लिखेंगे तो समीकरण के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, याद रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में संपाती वगैरह होता था, संपाती प्रूफ करते थे। ठीक है, समांतर प्रूफ करते थे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रूफ करते थे। सेम वहां पर आपको इसको याद रखना है बस। अब आगे बोलेगा दूसरा पॉइंट में कह रहा है आपके पास अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2। हमने कहा अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर तीसरा देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास तीसरा भी अगर c1/c2 इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है, तो लिखेंगे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कब पॉसिबल है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या होते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2? वही समीकरण से x के मान, पहले समीकरण में a1 b1 c1 होता है,
अगले समीकरण में A2 B2 C2 होता है बस। अगला देखिए जरा, थर्ड, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसा केस आया तो क्या होगा? युग्म का कोई हल नहीं, ये समीकरण का कोई हल नहीं। बस तीन ही पॉइंट आपके पास हैं। तो अगर किसी समीकरण में ऐसे बोल देगा कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, ठीक है। अगर वो बोल दे कि निम्नलिखित समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है, अगर अनेक हल बोल दिया उसने तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें ये ऑलरेडी पता हो जाएगा कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं समीकरण के, तो इसका मतलब ये है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, ठीक है। फिर शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। जब तक ये स्टॉप कर रहे हैं आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, आइए एक्सरसाइज पर। आते हैं वापस 3.5 जो एक्सरसाइज आपकी है वो है 3.5। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अच्छा, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया था अद्वितीय, सबसे पहला पॉइंट क्या था वहां पर कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो? B1 अपॉन B2। तो वो समीकरण जो आपकी आएगी उसके अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक है, तीनों वो केस लिखे गए यहाँ पर। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहने का सेंस ये है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हो, या फिर अगला पॉइंट क्या है, जिसका कोई हल ना हो, उसको आपको आगे नहीं बढ़ाना है। जैसे ही वो केस बनेगा, दो केस कैसे, जिनका कोई हल नहीं है वो, और जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसको आपको वहीं पर छोड़ देना है। लेकिन जो पॉइंट, जो समीकरण जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है छोड़ना पड़ेगा, जिसके अद्वितीय हल हैं उसको हमें बज्र गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का पहला क्या करने वाले हैं, अभी सिर्फ हम चेक करेंगे क्या, वही A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अगर इसके अद्वितीय हल हैं तो हमें उसको क्या करना होगा, सरल करना होगा बज्र गुणनखंड विधि से। अगर उसका कोई हल नहीं है या परिमित रूप से अनेक हल है तो उसको हमें आगे बढ़ाना है नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। अगला कह रहा है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0। अच्छा, पहला स्टेप मेरे पास क्या था कि अगर बराबर के उधर कोई संख्या लिखी गई है उसको इधर ले आओ, लेकिन यहाँ तो पहला स्टेप बनी गया अपने आप ही, तो ये तो मेरे पास ऐसे हो गया। अब हम चेक करते हैं इसका A1 कितना है, मुझे बताओ जरा। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसको सही करने के लिए, ताकि गलत ना हो, इनके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान आप पहले यहाँ से निकाल के रख देंगे, ठीक है। क्योंकि एक होड़ मशीन रहती है ना कापी भरने की, तो कापी भरने का ये बढ़िया सेंस है कि आप एक लाइन छोड़ के पहले A1 A2 लिख दें, फिर A1 A2 मतलब A1 B1 C1 लिख दें, फिर A2 B2 C2 लिख दें, फिर बाद में सरल करें। A1 बराबर कितना है मेरे पास 1, जो इसका गुणांक होगा वो होता है A1। इस समीकरण में A1 B1 C1 होता है, इस समीकरण में A2 B2 C2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास A1 कितना निकलेगा 1, ऐसे ही B1 कितना निकलेगा -3, ऐसे ही C1 कितना निकलेगा -3। ये A1 B1 C1 हो गया। अब देखते हैं A2, A2 बताइए कितना निकलेगा, A2 कितना है 3, B2 कितना है और C2 कितना है -, ये हो गया मेरे पास। अब चेक करते हैं क्या, A1 अपॉन A2 पहले चेक करेंगे कितना निकलेगा 1 बटे, ये निकला आपके पास A1 अपॉन A2। अब चेक करते हैं क्या, B1 अपॉन B2 -3 बटे, ये इससे कट गया, 3 कम 3 3 थिया, ये भी B1 अपॉन B2 कितना निकला 1 बटे 3 निकला। अभी दोनों बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर ना होते तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अभी दोनों बराबर हैं। अभी हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तीसरा चेक करते हैं, C1 अपॉन C2 इक्वल टू, C1 कितना है -3,
C2 कितना है -2। देखिए ये इससे कट जाएगा, आंसर आया यहाँ पास 3/2। देखिए क्या पॉसिबल बना, ये केस बना है कि A1/A2 इक्वल टू क्या है B1/B2 पर नॉट इक्वल टू क्या है C1/। तो ये केस कौन सा है बताओ, इसका युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इस युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं। अब बताइए इसको आगे करना है क्या, यही छोड़ देना ना, क्योंकि उसने कह दिया था कि जिसका कोई हल नहीं है या जिसका परिमित रूप से अनेक हल है उनको आपको आगे नहीं बढ़ाना है, बज्रगुणनखंड विधि से उसको नहीं करनी है। ये विधि उसी में लगानी है जिसके अद्वितीय हल हो, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलिए इसका ऊपर का मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अगली यदि जो सेकंड दिया गया उसमें देखिए जरा, सेकंड पार्ट में कह रहा है 2x + y इक्वल टू क्या 2x + y इक्वल टू 5 और 3x + 2y इक्वल टू 8। अब सब इक्वल में देखो 5 और 8 लगा हुआ है, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमें 0। कैसे होगा, इधर लाएंगे प्लस क्या माइनस हो जाएंगे, 2x + y - का 5 बराबर 0, 3x + 2y - का 8 बराबर, इसका a1 बताइए कितना है, ऐसे ही b1 बताइए, c1, a2 कितना है, b2, c2, बोला करो, ठीक है, सो जाओगे वरना बैठ बैठ। अब क्या चेक करेंगे बताइए, क्या चेक करेंगे अब आगे, A1/A2, ये मैंने चेक किया A1/A2 बराबर 2/, ठीक, B1/B2 1/, देखिए यही पास लग रहा है कि नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/। अब आपको C1/C से चेक ही नहीं करना है, ठीक है। ये क्या होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल है। बस आगे भी करना है क्या, हाँ, क्योंकि जब अद्वितीय हल होगा तो इसे हम उस विधि से करेंगे, कौन सी विधि, बज्रगुणनखंड विधि से, ठीक है। कैसे होगा उससे बताइए जरा। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, x बटे बराबर y बटे बराबर a पूरे के बराबर। अब इसके बाद जब x वाला कैसे निकालेंगे बताओ, अगर x वाला आपको निकालना है सिर्फ x वाले को बंद करिए, इसमें नहीं इसमें चेक करिए। हाँ, यहाँ इसका गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ लिखिए 1, इसका गुणांक कितना है, यहाँ लिखिए नीचे 2, जैसे लिखे ऐसे लिखना है, मतलब पहले ये आया तो पहले इसको लिखो। यहाँ कितना है -5, यहाँ कितना है, ये मैंने लगाया -5 माइनस का, ऐसे ही y वाला कैसे निकलेगा बता जरा, बीच वाला बंद करेंगे, इस तरफ क्या आएगा 2 और 3, यहाँ लिखा हमने 2 और 3, जब इसको बंद करेंगे तो ये आएगा -5 माइनस का 8। ऐसे ही 1 में चेक करेंगे, तो 1 में चेक करेंगे तो ये ऐसे बंद करेंगे 2 3 2 3, और इस तरफ क्या लग रहा है 1 2। ऐसे करने के बाद x बटे, आप थोड़ा सेंस बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो गया ना, 3 नंबर में आता है, लॉन्ग में नहीं देता है, 3 नंबर में देता है, और 3 नंबर के मतलब वैसे इसे ये 1 नंबर का इधर हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर का इधर पूछ रहा है, तो 2 नंबर में थोड़ा बनाएंगे, कैसे, मतलब इतना बड़ा लेके नहीं चलेंगे, चाहो तो लेके चलो भाई 21 में कराओ, 21 में कराओ, वो दिखाओ अलग, ठीक है, तो चाहो डायरेक्ट लिख दो। जैसे -8 है, -8 एकम, देखो गुणा कैसे कर रहे हैं, पहले इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं, धोखे से भी इसकी इसमें करना है ना, माइनस करता रह जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसकी इसमें कर देंगे तो -8 आया, बीच में क्या लगता है माइनस,
अच्छा 5 दूनी माइनस, यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ आया माइनस का 8 प्लस का 10, कितना बचा, माइनस 8 प्लस का 10, कितना 2 बचेगा, माइनस 8 प्लस 10 2 बचेगा, बराबर y बटे, यहाँ बताइए 8 दूनी माइनस का 16, दिमाग की एक तरफ रखो, 5 यहाँ, ये माइनस उस माइनस को खा जाएगा, ये प्लस आएगा, तो यहाँ बचा 15 और ये कितना था माइनस का 16, तो माइनस का 16 प्लस 15 कितना, माइनस का, वेरी गुड, माइनस का 1 आएगा, बराबर 1 बटे, यहाँ बताइए 2 दूनी 3 कम, बीच में 3 कैसा रहेगा, तो 4 माइनस का 3 कितना है 1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा, इसको आप फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको थर्ड मानो, ऐसे मान लो। उसके बाद में लेंगे बाई फर्स्ट एंड थर्ड, जैसे ही फर्स्ट थर्ड लेंगे आएगा x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 लिखा है, इसको हम 1 ले सकते हैं, 1 बटे 1 लिखो चाहे 1 लिख दो, बात लिखिए, ठीक है। जहाँ पर सिंगल नंबर होता है उसके बटे में 1 लिख ही सकते हैं अपने आप अपनी मर्जी से, तो ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2। अब यहाँ लेंगे हम बाई सेकेंड एंड थर्ड, पहले को और तीसरे को लेने, तो उसके बाद में दूसरे और तीसरे को लेने, ठीक है। यहाँ है y बटे माइनस 1 बराबर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, बोलिए आ गया y का मान भी x का मान भी। लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने आंसर देखा नहीं है, पेपर में आंसर लिख कर तो नहीं आएगा, लेकिन हम चेक करेंगे क्या मेरा सही है कि नहीं सही है। चलो रखो जरा चेक करके, x बराबर तो कहाँ रखे हैं चेक करने के लिए, कहाँ रखे हैं बोलो, ये x बराबर 2 y बराबर माइनस 1 कहाँ रखे हैं, जो समीकरण हमारी चेक हो जाए। जांच कैसे करते थे चार्ट में, बोलो, इनके मान को इन समीकरण में रखो और ये बराबर आने चाहिए, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात है 2 रखेंगे यहाँ कितना जाएगा 2 दूनी 4, माइनस 1 रखेंगे यहाँ कितना जाएगा माइनस का 1, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 5 आना चाहिए वैसे तो, हाँ नहीं रहा, देखो ये प्लस का जाएगा क्या, अगेन चेक, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखो ये माइनस का 1 क्यों आ रहा है, प्लस का 1 आना चाहिए, नोट पे याद उधर नोट करें। देखो जरा अगेन चेक करते हैं, जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 3 1 2, 2 दूनी 4 माइनस 3,